ऐसे ही है चले बिल्कुल। चले स्टार्ट करते हैं। इन 5 हेडिंग्स की बेस पर डिस्कस करते हैं कि ये चले फेमिनिज्म का वर्ड ले लेते हैं या फिर ये देसी लिबरल्स का नाम सोशलिज्म का वर्ड ले लेते हैं। अच्छा, पहली हेडिंग ने क्या पढ़ी थी? ओवर जनरलाइजेशन। अच्छा, यहाँ पे भी जो सबसे बड़ा मसला होता है ना वो ओवर जनरलाइजेशन का ही होता है कि आप उसमें कंसेप्ट क्या था, ये करते क्या है, कुछ केसेस को लेके या अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को लेके चीजों को जनरलाइज कर देते हैं। मिसाल के तौर पे एक मर्द ने कुछ कर दिया तो क्या कहेंगे? तमाम मर्द ऐसे होते और हैं। एक दाढ़ी वाले ने कुछ कर दिया तो क्या कहेंगे? तमाम मौलवी ऐसे होते हैं। अब जानते हैं मजे की बात क्या है? मजे की बात यह है कि इनका क्राइटेरिया चेंज हो जाता है, ये बाइसनेस करते हैं थोड़ी सी। मतलब अपने लिए क्राइटेरिया कुछ और, दूसरों के लिए क्राइटेरिया कुछ और। स्पेशली मीडिया वाले ये क्या ड्रामा करते हैं, इनके सेक्टर में अगर कुछ काम हो जाए ना तो कहते क्या है, हर शोबे में काली बिल्ली होती है। आप जनरलाइज थोड़ी ना कर सकते हैं। अगर एक एक्टर ऐसा है, अगर एक डायरेक्टर ऐसा है, अगर एक एंकर ऐसा है, इसका ये मतलब थोड़ी ना तमाम लोग ऐसे होंगे। तो एक बड़ा मशहूर मुहावरा उन्होंने याद किया हुआ है कि हर शोबे में काली बिल्ली होती है। पर गलती से किसी दीनी तबके में हो जाए फिर ये लोग क्या कहते हैं कि भाई मौलवी तो होते ही ऐसे हैं, उलमा तो होते ही ऐसे हैं, ये ड्रामेबाजी शुरू कर देते हैं। तो अपने केस में ओवर जनरलाइज नहीं कर रहे, दूसरों के केस में ओवर जनरलाइज कर रहे हैं। अगर तुम्हारे अंदर ओवर जनरलाइज करने का मसला है तो फिर भाई अपनी दफा भी करो। ये क्या अपने ड्रामा मचाया हुआ, दूसरों की दफा ओवर जनरलाइज कर देते हैं पर अपनी दफा ओवर जनरलाइज नहीं करते। अब देखें, हजारों केसेस है जिम के हरासमेंट के, आपको पता होंगे, बाकी लाखों में है। लेकिन आज तक कोई देसी लिबरल या गोरा कॉम्प्लेक्स वाला आपको से ये बात नहीं कहेगा कि अपने बच्चों को जिम भेजना बंद करें। कोई नहीं मिलेगा। लाखों केसेस हॉस्पिटल के आते हैं, आईसीयू तक के केसेस आते हैं कि बेहोश पेशेंट को लोग अब्यूज कर रहे होते हैं। हजारों केसेस डॉक्टर्स के आते हैं। आज तक कभी कोई आपको बंदा ये नहीं मिलेगा कि अपने लोगों को हॉस्पिटल भेजना बंद करो। फिर कहते हैं हर शोबे में काली बेरे हैं। यूनिवर्सिटीज के कितने केसेस आते हैं, स्कूल्स के कितने केसेस आते हैं। अभी जो रिसेंटली फेसबुक पर अपने केस पड़ा है ना यूनिवर्सिटी का कि एक बंदी का इंतकाल हो गया प्रेगनेंसी का वॉशिंग करते हुए, आजकल एक केस चल रहा है, पता होगा आपको कि 2 यूनिवर्सिटी के फ्रेंड से प्रेग्नेंट हो गई और वॉशिंग करने के लिए उसका इंतकाल हो गया था। समरी ये यस। कोई बंदा आपसे ये बात नहीं कहेगा कि अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी भेजना बंद करें। लेकिन अगर कोई एक फेक केस भी आ जाए मदरसे से लेके तो क्या कहते हैं? अपने बच्चों को मदरसे भेजना बंद करो, अपने बच्चों को मस्जिद भेजना बंद करो। तो बंदा पूछे ये क्राइटेरिया आपने दूसरी जगह पे क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया था? एक ही दफा पे आपने इम्प्लीमेंट करना है। ये बात समझ रहे हैं? सर लेकिन सर यहाँ पे मैं थोड़ा डिसएग्री मैं करूंगा पहले आपसे कंप्लीट कर कि लूँ, उसके बाद फिर आता हूँ आपके क्वेश्चन आंसर सेशन पे। पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लूँ फिर इस क्वेश्चन पे आता हूँ आपके क्वेश्चन से, ठीक है? सही 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 सर ठीक ठीक है। है, तो आसान जबान में क्या कह रहे हैं? आसान जबान में ये कह रहे ओवर जनरलाइज कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा था एक मत कुछ कर दे तो क्या कहते हैं? तमाम मर्द ऐसे होते हैं। एक बड़ी मशहूर लाइन है, वो लाइन क्या है? ऑल मैन आगे। ऑल मैन आर सेम, ये लिखी भी थी यहाँ पे किसी ने। हाँ, लेकिन सेम की जगह किसी और जानवर का भी जिक्र होता है। ऑल मैन आर पिग्स। ठीक है, तो अजीब अजीब जानवरों का नाम लिए जाते हैं। ठीक है, अब इमेजिन करें, चाहे आप डॉग बोलें चाहे आप कुछ भी बोलें, अब आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे उसको जनरलाइज कैसे कर रहे हैं? मतलब कहते हैं ना थोड़ी बहुत शर्म भी नहीं आती। अगर किसी आदमी के साथ किसी औरत ने गलत कर दिया है और कोई आदमी ये कह दे कि औरत जात होती ही ऐसी है, कितनी ज्यादती है। हजरत फातिमा कौन थी? हजूर की बाकी बेगमात कौन थी? तमाम औरतें ही थी ना। आप सबको जनरलाइज कैसे कर रहे हैं? तो अगर कुछ मर्दों ने कोई स्टूपिडिटी कर दी है तो आप ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं ऑल मैन आर डैश, तो आपको शर्म नहीं आ रही है बात कहते हुए? 2 मिनट के लिए सोचें, तमाम अंबिया कौन थे, तमाम औलिया कौन थे? आप क्यों जनरलाइज कर रहे हैं? चलें 2 मिनट के लिए आपको औलिया याद नहीं आते, अपने बाप दादा के बारे में सोच लें कि जब आपने ऑल मैन की कहानी डाल दी है तो इसमें तो आपके अब्बा भी आ गए, आपके दादा भी आ गए। आप कभी प्ले कर चेक करें, यकीन करें, जो मुकद्दस रिश्ते हैं ना उन तक को नहीं बख्श रहे। मतलब ओवर जनरलाइजेशन की लिमिट चेक करें। मैंने एक कार्ड देखा, उसमें क्या लिखा था? मेरे नाना ने बचपन में मेरे साथ ये किया, मेरे भाई ने मुझे फला फला मूवी दिखाई, मेरे अब्बा ने मेरे साथ ये किया। अब आगे समझाओ ना उनको कि भाई आप ओवर जनरलाइज क्यों कर रहे हो? तो कहते क्या है, हमारे साथ हुआ है तभी तो हम ये बात कर रहे हैं।
समझाने वाली बात ये है कि बीबी अगर आपके साथ हुआ है तो आप इसे ओवर जनरलाइज ना करें। अगर आपके अब्बा, आपके नाना, आपके भाई जानवरों की नस्ल में से थे, उन्हें महरम ना महरम की तमीज नहीं थी। जानवर का वर्ड मैंने इसलिए यूज किया, जानवरों को नहीं पता था कौन महरम है कौन ना महरम है। जो इंसान होगा मुस्लिम होगा उसको पता है कौन मेरी बीवी है, कौन महरम है, कौन अलाउ है, कौन अलाउ नहीं है। जो जानवर होते हैं उनको नहीं पता था महरम क्या होता है, ना महरम क्या होता है, हलाल क्या होता है, हराम क्या होता है। तो चले 2 मिनट के लिए मान लिया जाए आपके घर के मर्दों ने आपके साथ कुछ ऐसा किया है, तो अगर आपके घर के मर्द जानवरों की नस्ल में से है, उनको हलाल हराम की तमीज नहीं है, उनको नहीं पता कि महरम क्या होता है, ना महरम क्या होता है, आप सब पे क्यों जनरलाइज कर रहे हो? अगर उनके साथ ये मसला था तो आप कोई तरतीब बनाएं, उनको एजुकेट करें, उनको दीन सिखाएं। आप बाकियों को भी क्यों जनरलाइज कर रहे हैं? 2-4 केसेस के ऊपर आप सबको क्यों इंसल्ट कर रहे हैं? तो ये किस चीज का मसला कर रहे हैं? ओवर जनरलाइजेशन का मसला कर रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है आपको? पर्सनल जी एक्सपीरियंस की बेस पे 2-4 केसेस की बेस पे आप सबको कैसे जनरलाइज कर सकते हैं? अब सवाल ये होता है ओवर जनरलाइज कर क्यों रहे हैं? इसकी वजह भी कहां पे समझ में आएगी? सिलेक्टिव ऑब्जर्वेशन में। सिलेक्टिव ऑब्जर्वेशन में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था इंसान कोशिश करता है वहां से डेटा कलेक्ट करे जहां से अपनी सोच को सही साबित कर सके। पढ़ा ना आपने जी सर, कि जी सर, मतलब वही एक प्री एग्जिस्टिंग माइंडसेट ना सर। प्री एग्जिस्टिंग माइंडसेट। मतलब अब जानते ये तबका करता क्या है? अब इस तबके का तरीका बात जब चेक करें, ये सिलेक्टिव ऑब्जर्वेशन की बेस्ट एग्जांपल है। पूरे इवेंट में से, पूरे ड्रामे में से, पूरे शो में से एक छोटा सा क्लिप निकालेंगे, उसको एफबी पे अपलोड कर देंगे। ये जो तारिक जमील साहब की दुआ वाला केस है, वो दुआ देखी थी आपने? अगर आप तारिक जमील साहब की दुआ निकाले ना, तो पौने घंटे की दुआ में उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा हमारा ताजिर फ्रॉड करता है, ठीक है, हमारे लोग मिलावट करते हैं, हमारे ये हमारे वो। उसमें उन्होंने 2 लाइनें ऐड कर दी, हमारा मीडिया झूठ बोलता है और हमारे यहाँ बेहयाई का एलिमेंट बहुत बढ़ गया है। मीडिया ने क्या ड्रामा किया? उस 45 मिनट की तकरीर में से सिलेक्टिव ऑब्जर्वेशन करते हुए एक लाइन उठाई और कहा कि भाई आपने मीडिया को झूठा क्यों बोल दिया। दूसरे तबके ने उस 45 मिनट की तकरीर में से एक लाइन उठाई और कहा कि आपने बेहयाई का वर्ड क्यों यूज कर दिया। बात समझ रहे हैं? एक चीज उठाई, उसी पे सब कुछ शुरू कर दिया। उसकी वजह क्या है? ये सिलेक्टिव ऑब्जर्वेशन में होता क्या है? अपनी ऑलरेडी बनी हुई सोच के मुताबिक रिजल्ट लाने के लिए पर्टिकुलर केस को फोकस करते हैं। शमीम उबैर का नाम सुना है? जी सर बिल्कुल। बेस्ट एग्जांपल है एक चीज की। वो क्या करेगी? पाकिस्तान में अगर 100 इलाके हैं, उन 100 इलाकों में से किसी एक तो इलाकों में कुछ हो रहा है, वहीं से डेटा कलेक्ट करेंगे, उसी की बेस पर जनरलाइज करेंगे, बाकी 99 लोगों को इग्नोर करेंगे। बाकी 99 घरों में क्या प्रैक्टिस है वो बाहर में जाए। अपनी मर्जी का रिजल्ट लाने के लिए सिर्फ उस पूरे पाकिस्तान में से उस एक इलाके से डेटा कलेक्ट किया जाएगा, ताकि साबित कर सके जो मेरी सोच है, मेरा एजेंडा है वो ठीक है। अच्छा, इसका रिवर्स करें। अगर गोरों में 1000 चीजें गलत हो रही हो, एक चीज अच्छी हो रही है, तो बस उस एक चीज को नोटिस किया जाएगा, बाकी 999 को नोटिस नहीं किया जाएगा। हसन निसार का नाम सुना आपने? तो हसन निसार कितना साहब यही सर? काम, हसन निसार, वो भाई जी साहब सर। जी वो भाई जी साहब सर, यही हसन काम, निसार का नाम। वो एग्जैक्ट यही सिलेक्टिव ऑब्जर्वेशन वाला काम करेंगे। अगर गोरों में से 100 में से कोई एक अच्छी चीज है, तुमको वो दिखेगी, और अपने पाकिस्तानियों में 100 में से कोई एक बुरी चीज है ना, वो दिखेगी। अब किसी एक तबके ने साबित करना है कि भाई मर्द जालिम है, उसने साबित करना है। अब माना सोसाइटी में 100 मर्द है, उनमें से उन्हीं 2 मर्दों से डेटा कलेक्ट किया जाएगा जिसने जुल्म किया है, बाकी 98 गए बाहर में। मतलब बाकी 98 की ऐसी तैसी, सिर्फ उन्हीं 2 से हुआ जाएगा जिन्होंने कोई ना कोई ज्यादती की होगी, कोई ना कोई जुल्म किया होगा। तो सिलेक्टिव ऑब्जर्वेशन में क्या होता है? पूरे सेक्टर को छोड़ के उस पर्टिकुलर पार्ट का डेटा कलेक्ट करें, ताकि अपनी सोच को क्या करें, बोले भाई, आपकी, जी साबित कर सर, आपकी सकें। सोच साबित कर सके। आप जानते हैं इसका इशू मतलब क्या आपका होता जो है? प्री एग्जिस्टिंग। हाँ, इसका बहुत बड़ा इशू ये होता है, जानते हैं, बहन भाई अब क्योंकि मेरे पास बहुत से स्टूडेंट के केसेस आते हैं, तो बहन भाई एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं, भाई बहन के खिलाफ हो गया है, बहन भाई के खिलाफ हो गई है, मियाँ बीवी एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं, इनकी वजह से माँ बाप के खिलाफ कर दिया बच्चों को। इमेजिन करें, बच्चा बाप की तरबियत में डिस्क्रिमिनेशन का इल्जाम लगाता है, कहता है भाई डिस्क्रिमिनेशन हुई है कि एक बच्चे को किसी और तरह पाला, मुझे किसी और तरह पाला है। इमेजिन करें, माँ की अक्लमंदी को भी क्या नाम देते हैं? माँ की अक्लमंदी को कंप्रोमाइज का नाम देते हैं। कहते हैं हमारी माँ ने कंप्रोमाइज किया।
माँ की अक्लमंदी को कमजोरी का नाम दिया जाता है। कहा वो इतनी बेशर्मी से कहा जाता है कि हमारे अब्बा की ये जो पर्सनैलिटी है इसकी जिम्मेदार माँ है। इमेजिन करें। चले मसला यहाँ पे भी खत्म नहीं होता, फैमिली सिस्टम खराब होता रहा, कोई इशू नहीं है। क्योंकि फैमिली सिस्टम का ना बहुत सारा ताल्लुक होता है इसके साथ, किसके साथ? कल्चर के साथ। पता होगा आपको, कल्चर चेंज होता है, फैमिली सिस्टम चेंज हो रहा होता है। इशू कहाँ पे है? ये नॉर्मली लिबरल्स का, सोशलिज्म का सबसे बड़ा इशू जानते कहाँ पे बन जाता है? कुरान और हदीस को भी नहीं बख्शते। आपको पता है कुरान और हदीस को तो ऑब्जेक्शन उठा देते हैं, ऐसी ऐसी बातें करेंगे सिलेक्टिव ऑब्जर्वेशन के थ्रू कि कुरान और हदीस को भी नहीं छोड़ेंगे। एग्जाम्पल पता है आपको? हाँ सर, मतलब वो एग्जाम्पल जैसे सपोर्ट मिसाल करते हैं। मैं आपको सिलेक्टिव तो ऑब्जर्वेशन की एग्जाम्पल बताता हूँ, ये हदीस को क्यों नहीं छोड़ेंगे? जब ये हदीस पढ़ने बैठेंगे बोले कौन सी हदीस दिखाएंगे? कहेंगे देखो मियाँ बीवी में मर्द शौहर है, बीवी औरत है, तो शौहर का एक दर्जा ऊपर क्यों है? ये इनको कभी वो हदीस नहीं दिखेगी कि माँ बाप में माँ का दर्जा 3 दर्जा ऊपर है। पता है ना आपको इस बात का? इनको ये हदीस कभी नहीं दिखेगी कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत रखी गई है, बाप के पैरों के नीचे जन्नत नहीं रखी गई। जब भी लिटरेचर पढ़ने पे जाएंगे ना तो इनको लिटरेचर में ये बात दिखेगी कि बाई की गैरत से रिलेटेड हदीसें हैं, लेकिन इनको सीरतुन नबी में ये बात नहीं दिखेगी कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब उनकी बहन आई तो इज्जत में खड़े हो गए, उनसे कहा कि बहन तुम क्यों आ गई, मुझे बुला लिया होता। भाई के लिए इतनी इज्जत नहीं रखी गई। इनको ये दिखता है कि दीन में हुक्म आता है। अब एक स्टूडेंट मुझसे क्या कहता है, ये क्या बात हुई बेटे की पैदाइश पे हकीके में 2 बकरे क्यों, बेटी पे 1 क्यों? इमेजिन करें। अब उनको ये बात तो दिख जाती है कि बेटे की पैदाइश में 2 है और बेटी की पैदाइश में 1 है, लेकिन उन्हें ये नहीं दिख रहा होता कि अल्लाह ने और दीन में आता है बेटी की परवरिश पे जन्नत दी जा रही है। आपने पढ़ी होगी हदीस, बेटे की परवरिश पे जन्नत ही दी जा रही। तो इतना सिलेक्टिव ऑब्जर्वेशन होता है, इतना ज्यादा होता है। कभी किसी ने ये हदीस कोट नहीं की कि ऐसा क्यों हो रहा है कि बेटी की अच्छी परवरिश करने पर तो जन्नत दी जा रही है, बेटे की अच्छी परवरिश करने। मैं लॉजिक बेटी को रहमत कहा गया है। वही तो कह रहा हूँ, पहली बेटी पैदा वो रहमत है। अब एक बंदा उसको ऑब्जेक्शन उठा सकता है कि ये हदीस थी बेटी की अच्छी परवरिश करोगे तो जन्नत, बेटे के लिए हदीस क्यों नहीं आई, ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। सारी बातें छोड़े, अब देखें हस्बैंड के हुक्म मानने की कोई हदीस हो ना, वो उनको दिख जाती है कि देखो ज्यादती हो रही है, हस्बैंड के हुक्म मानने की बात हो रही है, लेकिन उनको दूसरी हदीस नहीं दिखती जहां पे लिखा गया है दुनिया की जो सबसे बड़ी नेमत है, जो दुनिया की सबसे बड़ी रहमत है वो अच्छी बीवी है। ये थोड़ा ना कि अच्छा शौहर है, तो अच्छी बीवी को दुनिया की सबसे बड़ी नेमत कहा गया है। इमेजिन करें, अच्छे शौहर को थोड़ा ना कहा गया है। फिर सिलेक्टिव ऑब्जर्वेशन में क्या कहते हैं, मर्द को प्रॉपर्टी में 2 हिस्से क्यों दिए गए, औरत को 1 क्यों दिया गया? ये बात इनको नहीं दिखती कि मर्द को अगर 2 हिस्से दिए गए हैं तो दूसरा हिस्सा इसने अपनी बीवी पे खर्च करना है, किसी दूसरे की बेटी पे खर्च करना है। जो औरत का एक हिस्सा है वो उसने अपने शौहर पे खर्च नहीं करना, वो सारा हिस्सा उसका अपना ही है। बात समझ रहे हैं? तो ये चीजें उनको नहीं देखेगी। अच्छा वो जब कुछ भी ना मिले ना, कुछ भी ना मिले, तो ऑब्जेक्शन क्या उठाना शुरू कर देते हैं गवाही के ऊपर कि औरत की गवाही आधी क्यों, मर्द की। अभी पिछले दिन टीवी पे प्रोग्राम चल रहा था, उसने एक मुसलमान के ऑब्जेक्शन उठाई थी, ये दीन का रूल गलत है कि औरत की गवाही आधी मानी जाएगी, मर्द की गवाही पूरी मानी जाएगी। ये क्या बात हुई? अब सोचें कितनी अकल की कमी है। कभी आप अदालत में जाएं तो आपको पता चले ये कितनी बड़ी नेमत है जो अल्लाह ने की है। जब कोई बंदा अदालत में जाता है और कोई वकील जरा करना शुरू करता है, ऐसी की तैसी कह के रख देता है सामने वाले की। आपकी सोच है वो वकील सामने वाले बंदे के साथ करता क्या? ये भी अल्लाह ने बहुत बड़ी फेवर दी ताकि फीमेल को कोर्ट में जाना ना पड़े, अपनी रूटीन ना खराब करनी पड़े। ये भी एक फेवर थी। फिर भी अगर कुछ भी ना मिले ना, अभी रिसेंटली मेरी स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन क्या पूछा, उसने कहा कुछ हदीसें पढ़ी हुई थी और वो घिसा पिसा टॉपिक वही सारी बातें। उसमें उसका क्वेश्चन ये था कि सर चाहे कोई औरत जितनी भी बागी हो जाए, चाहे जितना भी गुनाह करे, अडल्ट्री करे, कुछ भी करे, कोई मेल उसे मसवाक के साथ टच नहीं कर सकता, मसवाक के साथ नहीं मार सकता। जाहिर उसने कहीं ना कहीं हदीस पढ़ी हुई कि मसवाक के साथ मारना अलाउ है, लेकिन यकीन करें उसको सूरत मोहम्मद की आयत नहीं दिखती कि औरत को आप जंग के मैदान में भी कत्ल नहीं कर सकते। अब इमेजिन करें कल को कोई मेल उठ के ये बात करे कि यहाँ पे इक्वालिटी कहाँ पे हो रही है, जंग के मैदान में मेल को कत्ल किया जा रहा है तो औरत को कत्ल नहीं किया जा रहा। हत्या कि जंग का मैदान है, वो कोई पिकनिक में नहीं आई हुई, जंग के मैदान में आई हुई है। लेकिन आप यकीन करें उनको ये तमाम हदीसें नहीं दिखती, कुछ भी नहीं दिखता कि औरत को कत्ल नहीं किया जा रहा, सिर्फ और सिर्फ मर्द को कत्ल किया जा रहा है। अब जान से बढ़कर तो कुछ भी नहीं होता, दुनिया में कोई चीज नहीं है। मसवाक मानना दिखेगा लेकिन उनको ये नहीं दिखेगा कि वो जान बचाई जा रही है। तो ये सारी चीजें किसकी है?
सिलेक्टिव ऑब्जर्वेशन की हो जाती है। यहाँ तक लॉजिक क्लियर होती है? सर जैसे आपने कोट किया था कि वो एक चीज देखती हैं कि एक चीज अगर उनकी उनके कुछ हुकूक में कमी है तो वो ये नहीं देखती कि दूसरी उसके जगह कुछ काउंटर और में होता है। उनके कितने प्रीमैच्योर ज्यादा क्लोजर में हमने हकूक हैं। यही बात कही थी कि डेटा कलेक्ट करने से पहले ही, इनफ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने से पहले ही हम फैसला बना लेते हैं। यही बात हमने प्रीमैच्योर क्लोजर में पढ़ी थी ना। तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ये काम जी करते सर। हैं। ये सोशल मीडिया पर अक्सर लोग मजाक उड़ाते हैं। अब आपको पता है फार्मा इंडस्ट्री में ना रिसर्च में कंटिन्यू चीजें चेंज हो रही होती है और लोग बहुत पसंद करते हैं। फार्मा वाले कहते हैं इस टेबलेट से ब्लड प्रेशर कम होता है, तो कुछ हद से बाद फार्मा वाले कहते हैं इसी टेबलेट से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। समझ रहे हैं? तो रिसर्च चीज चेंज होती है, डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट आते हैं, लेकिन लोग इस चीज को पसंद करते हैं। लोग कहते हैं देखें रिसर्च चीज चेंज हो रही है, रिजल्ट चेंज हो रही है, इसमें कोई नेगेटिव बात नहीं है। नई रिसर्च आ गई, नई बात आ गई, ये बात होता है ना। तो लोग इस चीज को पसंद कर रहे होते हैं। लेकिन इमेजिन करें कल को कोई मुफ्ती अपना फतवा चेंज कर देना, फिर आप इनकी कभी गालियां सुना करें। फतवा चेंज कर दिया, कभी कोई बात करते हैं, कभी कोई बात करते हैं। भाई जहां पे रिसर्च होगी, जहां पे तहकीक होगी, वहां पे नई नई बातें आएगी, सिचुएशन चेंज होगी, रिजल्ट चेंज होगा। ये बात समझ रहे हैं? जहां भी रिसर्च नाम की चीज होगी वहां पे रिजल्ट कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, वो वेरिएबल है, वो चेंज होगा। ये बात समझ में आती है आपको? अब जैसे बिल्कुल सर। ये चौथी हेडिंग क्या थी? हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट की चलिए। हेलो इफेक्ट क्या होता है? परसेप्शन की बेस पर फैसला करेंगे ना। जी जी सर। परसेप्शन पहले से बनी होगी। जी जी। पहले इसकी सही सही पहले बात है। पहले इसकी पॉजिटिव एग्जांपल कर लेते हैं, फिर मैं आपको उसके नेगेटिव केसेस पे लेके आता हूँ। आपको मिराज वाले किस्से का तो पता होगा। जी सर। मिराज का किस्सा पता है ना? जी जी सर पता है। तो मिराज के किस्से में आपको पता होगा कि अबू जहल हजरत अबू बकर के पास गए थे, उनसे कहा था कि भाई क्या ये पॉसिबल है कि एक रात के अंदर कोई बंदा इतनी जगह से ट्रेवल करके आ जाए? तो उन्होंने कहा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने हजरत अबू बकर से कहा कि सोच लो क्या ये पॉसिबल है? तो हजरत अबू बकर ने कहा नहीं बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो अबू जहल ने सोचा लोहा गर्म है, बहुत अच्छा मौका है और थोड़ा मार देना चाहिए। तो उन्होंने कहा जिस नबी पे तुम ईमान लाए हो ना वो ये बात कह रहे हैं। तो जानते हैं आगे से हजरत अबू बकर ने क्या कहा? क्या सच में ये बात कह रहे हैं? उन्होंने कहा जी। कहते फिर पॉसिबल है। तो हजरत अबू बकर ने फौरन एग्री क्यों कर लिया? वजह क्या है? सर क्योंकि उनको पता था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन बोला ये जाता, सच्चा बोला परसेप्शन जाता है। परसेप्शन की बेस पे किया ना। परसेप्शन बना। देखिए जी हमारा सर पूरा बिल्कुल दीन टिका परसेप्शन। इस बात के ऊपर हुआ है। अगर आप कुरान पढ़ने पे जाएं तो कुरान में आता है, मिसाल के तौर पे हजरत ईसा का किस्सा सुना है, बिना फादर के पैदा हो गए। हजरत मूसा का किस्सा सुना है। और साइंस तो ये कहती है कि पानी सरफेस का बैलेंस मेंटेन करेगा। साइंस ये बात कहती है ना। सर फिर से बताइएगा ये साइंस वाली ये बात, बात लास्ट कहती वाली है कि बात। पानी बैलेंस मेंटेन करता है सरफेस पे। पानी का काम है बैलेंस मेंटेन करना, राइट? हम्म। लेकिन कुरान कहता है जी कि जब ठीक हजरत है। मूसा ने गुजरना था आधा पानी यहाँ चला गया, आधा पानी यहाँ चला गया। ये मानने वाली बात है? नहीं। फिर भी हम मानते हैं। क्यों? अल्लाह कह रहे हैं। हम कह रहे हैं अल्लाह कह रहे हैं तो ठीक ही होगा, हमारी परसेप्शन है। अल्लाह नौज बिल्ला कभी झूठ नहीं बोलेगा। साइंस के मुताबिक मेल का होना जरूरी है औलाद के लिए, लेकिन जब अल्लाह कहता है कि हजरत ईसा को हमने बिना फादर के पैदा किया, हम बात मान लेते हैं ना, क्योंकि अल्लाह कह रहे हैं। चांद के दो टुकड़े हुए, हम मान जाते हैं। अल्लाह कह रहा है। अगर अल्लाह ताला कहते हैं कि जिस आदमी को शेर खा गया उसको भी मैं कब्र का अजाब दे सकता हूं, तो हम मान जाते हैं। अल्लाह कह रहा है। तो सब कुछ चल किस पे रहा है? हम ये देखते कह कौन रहा है? परसेप्शन पे तो चल रहा है। सही। अगर 2 मिनट के लिए मान लिया जाए कि अगर नौज बिल्ला नकले कुफर, अगर नबी को लेकर मेरी परसेप्शन में कोई बात आ जाती है तो मैं क्या बातों पर यकीन कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि मेरी नहीं परसेप्शन सर। सही है तो मैं कहां पे यकीन कर पाऊंगा? ये बात समझ रहे हैं? बिल्कुल सर। तो यही बहुत बड़ा ड्रामा यहाँ पे किया जाता है कि मीडिया क्या करता है, उलमा की परसेप्शन खराब करता है। मौलवी ऐसे होते हैं, आलिम ऐसे होते हैं, मदरसे ऐसे होते हैं। इसके पीछे काम क्या है, गेम क्या है? इसके पीछे गेम ये होती है जब आपकी परसेप्शन खराब हो जाएगी, आपका ट्रस्ट उठ जाएगा, तो आप इंफॉर्मेशन हासिल कहां से करेंगे? अगर मिसाल के तौर पे लोग डॉक्टर से अपना इलाज करवाते हैं, मैं डॉक्टर्स की परसेप्शन नहीं खराब कर दूं, डॉक्टर चोर होते हैं, किडनी चोरी करते हैं, ज्यादा पैसे लेते हैं, तो लोग इलाज के बाद डॉक्टर के पास जाएंगे। समझ रहे हैं? इसी तरह अगर मैंने परसेप्शन ही खराब कर दिया लोगों का, उल्मा से रिलेटेड, दीन से रिलेटेड, तो दीन सीखेंगे कहां से? तो इसमें बेसिक कंसेप्ट ये बताया जाता है कि अगर आप चाहते हैं कि लोग दीन से दूर हो जाए तो पहला काम ये करो, परसेप्शन खराब करो। अगर आपने परसेप्शन खराब कर दिया तो आप सक्सेसफुल हो गए, क्योंकि फिर वो किसी के पास जाएंगे नहीं दीन सीखने के लिए। बात समझ रहे हैं? हमारे यहाँ बहुत जी सारे लोग ये ड्रामा करते हैं। इंजीनियर मिर्जा को जानते हैं आप? जी बिल्कुल सर। वो किस मिशन पे इंजीनियर निकला मिर्जा। हुआ है? इसी मिशन पे निकला हुआ है। आप दुनिया की कोई भी वीडियो देख लें, वो सुबह शाम दिन रात इसी चीज को कंटिन्यू करता है कि ये भी डरानेबाजी, ये भी बाबा, ये किताब भी गलत, फला भी गलत, फला भी गलत, फला भी गलत, हर बंदा गलत।
हर बंदा गलत, तो हर बंदे की परसेप्शन गलत, तो फिर पीछे कुछ बचा ही नहीं, तो आप कहीं से इंफॉर्मेशन हासिल ही नहीं कर सकते। ये बात समझ में आती है आपको? जी सर। तो पहले जो मैंने हजरत अबू बकर वाली एग्जांपल दी थी वो मैंने इसका पॉजिटिव एग्जांपल दी थी, उसके बाद जो मैं सारी एग्जांपल दे रहा हूँ वो मैं नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में दे रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग इस मिशन पे लगे हुए हैं कि परसेप्शन खराब कर दो, इमेज खराब कर दो, क्योंकि अगर परसेप्शन खराब हो गई तो फिर तो, ये बात समझ रहे हैं, हम्म। प्रॉब्लम बन जी जाएगी। सर। तो फिर वेस्टर्न मीडिया ने क्या किया था शुरू में, आपको पता है ना, ओवर जनरलाइजेशन कर देते थे, एक मुस्लिम अटैक करता था कहता ऑल मुस्लिम आर टेररिस्ट, कहते थे ना। जी सर तो बिल्कुल। ओवर जनरलाइजेशन कर रहे हैं, हम्म। ठीक है। अच्छा जी आपको मेरे जी मजे की केस बताऊं, आपको बर्मुडा ट्रायंगल का पता है? जी सर बिल्कुल। अभी ऑस्ट्रेलियन रिसर्चर ने क्या साबित किया पता है आपको? ऑस्ट्रेलियन रिसर्चर ने साबित किया है बर्मुडा ट्रायंगल में कोई भी स्पेशलिटी नहीं थी। हुआ जानते क्या है? उसने कहा कि 90s के अंदर होता ये था कि जब कहीं और जहाज डूबता था तो उस बात को मेंशन नहीं करते थे, वो बात न्यूज में नहीं आती थी। जब बर्मुडा ट्रायंगल के पास कोई जहाज डूबता था तो वो बात न्यूज में आ जाया करती थी। तो उसने कहा ये सारा मसला सिलेक्टिव ऑब्जर्वेशन का हुआ था, बात समझ रहे हैं? उसने कहा उसके अंदर कोई खासियत नहीं है, जितने जहाज वहां डूबे उतने जहाज बाकी जगह भी डूबे हैं, मसला ये बाकियों को हाईलाइट नहीं किया गया, इसको हाईलाइट किया गया। तो मशहूर पूरी दुनिया में ये हो गया यहाँ पे जहाज डूबते बाकी जगह नहीं डूबते। ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल। तो बिल्कुल यही सर, काम तो वेस्टर्न इसके में, पीछे। हाँ तो ये उसने पूरा रिसर्च और स्टडी से साबित किया है। तो यही काम फिर वेस्ट ने शुरू कर दिया कि अगर कोई दूसरा बंदा अटैक करेगा तो उसको हाईलाइट मत करो, कोई मुस्लिम अटैक करेगा तो हाईलाइट करना शुरू कर दो। तो हर किसी को लगता है कि जब भी कोई अटैक होता है पीछे कोई ना कोई मुस्लिम होगा, परसेप्शन पूरी खराब कर दें। ये बात समझ में आती है? फॉल्स बिल्कुल कंसेंसस सर। में क्या होता था कि हमें लगता है जिस कंक्लूजन पे हम पहुंचे बाकी सारे भी उसी पे पहुंचे। इसी पे उसी पहुंचे। पे पहुंच गए। अभी मैंने एक जी सर। क्वेश्चन मुझसे पूछा था ऐसा करते क्यों है, कौन था जिसने माइक पे आके मुझसे पूछा था कि वो ऐसा काम करते क्यों है? क्वेश्चन पूछने वाला कौन था वो? कोई स्टूडेंट था जिसने मुझे पूछा था इसकी वजह क्या ऐसे काम करने की। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है, किसी एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था ना, आप में से कौन था वो? अभी माइक पे कौन है? सर मैं हूँ हसन एहतशाम। मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया था इन तमाम चीजों के पीछे करने की वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह क्या होती है? ये नाम पढ़ें। फॉल्स कंसेंसस। क्यों? उन्हें लगता है जो हमारी सोच है जिस कंक्लूजन पे हम पहुंचे सामने वाला भी इसलिए उसी पे पहुंचे। पहुंचा है सर। अब ये जी बहुत सर। अब मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। मिसाल के मैं पहले आपको स्टोरी सुनाऊं उससे वो रिलेट करता हूँ। आपको पता है बिल्ली की खूबसूरती में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती है उसकी दुम, उसकी टेल मानी जाती है, पता है इस बात का आपको? जी सर बिल्कुल। अब 100 बिल्लियां थी, उसमें से एक बिल्ली की दुम कट गई, क्या वापस आ सकती है? नहीं सर, नहीं आ सकती। तो बुरी लगेगी सब में। जी सर तो बिल्कुल। जानते उसने क्या शुरू किया? उसने कैंपेन शुरू की, उसने तमाम बिल्लियों को कन्विंस करना शुरू किया दुम काट दो, दुम तो बुरी लगती है, जलसा करना शुरू किया। सबको कन्विंस किया दुम बड़ी गलत चीज होती है। 3-4 को उसने और कन्विंस कर लिया, 3-4 ने काट ली। जब उन 3-4 को रियलाइज हो कि हमने काट के गलती की है तो उन चारों ने क्या किया, हम ऑड लगेंगे। उन्होंने सबको कन्विंस करना किया तुम भी दुम काटो, तुम भी दुम काटो, तुम भी दुम काटो। वजह क्या है? सर वो अपनी मतलब अपना जो ताकि मतलब हम वे लोग ऑफ ऑड ना लगे, सोचने हम का। लोग डिफरेंट ना लगे, ठीक है। अच्छा, सही सर। सब हम जैसे हो तो ये गलती नॉर्मल हो जाए। एक बड़ी मशहूर कहानी है बादशाह की कि बादशाह से अपनी नाक कट गई तो वजीर हंस पड़ा, तो उसने सब वजीरों की नाक काट दी। वजीरों को गुस्सा आया, उसने अवाम में तमाम लोगों की नाक काट दी। तो उस मुल्क में सबकी नाकें कटी हुई थी, बाहर से एक आदमी है उसकी नाक थी, सबने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि देखो, मजाक में एक बुक में लिखा है उसको नक्कू नक्कू करके बुलाना शुरू कर दिया कि देखो कितना अजीब है नाक वाला है। जानते क्यों? क्योंकि वो सबसे डिफरेंट हो गया। अब वो उसको कन्विंस करे कि वो भी नाक काटे, क्यों? क्योंकि ये चीज नॉर्मल हो जाए, हमसे डिफरेंट लगे। ये बात समझ में आती है? बिल्कुल बिल्कुल हमारा सर। एक आर्टिकल क्या करता है, एक मेल है, एक मर्द है, स्टूपिड है, देसी लिबरल की कैटेगरी में से आता है, 40 साल का हो गया, 50 साल का हो गया, उसने शादी नहीं की, एक ब्लंडर मार दिया। जानते वो क्या करेगा? वो बाकियों को कन्विंस करेगा, कहेगा कैरियर बनाओ, दुनिया घूमो, लाइफ एंजॉय करो, शादी बच्चे करके अपनी जिंदगी को तबाह करो। अब वो इसलिए करने पे लगा हुआ है, उसने इस चीज को नॉर्मल करना है। अगर वो नॉर्मल जी नहीं सर। करेगा तो बुरा लगेगा। जब उसको जी सर। सोसाइटी में उसके घर वाले कहेंगे तुम्हें ब्लंडर मारा, तुझे फैमिली बना लेनी चाहिए, तो कहेगा देखो उसका भी तो है, उसका भी तो है, उसका भी तो है। बात समझ रहे हैं? इसी जी तरह सर। अगर मानो उसकी डाइवोर्स हो गई या माने किसी फेमिनिस्ट की डाइवोर्स हो गई, ठीक है, तो आपको क्या लगता है वो आराम से बैठेगी? वो बाकी चार को कन्विंस करेगी कि भाई टॉक्सिक रिलेशनशिप से बेहतर है आप अलग हो जाओ, बाकी चीजों से बेहतर है आप अलग हो जाओ। उसने नहीं रुकना,
उसने कम से कम 20-25 को कन्विंस करना है कि भाई तुम भी लो, ताकि ये चीज नॉर्मल हो, ताकि मैं अपने घर पे बोल सकूं, अपनी अम्मा को बोल सकूं कि फलां की बच्ची को हुई है, फलां की बच्ची को हुई है, सिर्फ मुझे थोड़ी ना हुई है। तो आपको क्या लगता है ये दीन बेहयाई फैलाने की बात क्यों रोकता है? क्योंकि अगर 15-20 गे हो गए तो मेरा बच्चा कल को आके मुझसे कह सकता है अब्बा जान फला भी तो है, फला भी तो है, मैं अकेला थोड़ी ना हूँ, फला भी तो वाइन पीता है, फला भी तो वाइन पीता है, मैं अकेला थोड़ी ना हूँ। तो ये जितने भी स्टूपिड लोग गलत काम करते हैं ना, तो उनकी कोशिश होती है बाकी भी करें, इस चीज को नॉर्मल करें, ताकि हम लोग अलग ना दिखें। ये बात समझ रहे हैं? यही जी मतलब सर, दीन में बिल्कुल। आ जाता है। अगर कोई बंदा दीन में कंफ्यूज हो गया है ना, वो अच्छा था बाकी भी कंफ्यूज हो। अगर मेरे जी सर। कंसेप्ट खराब होगा तो सब तबाह हो। अगर एक आदमी को सुकून मिल रहा है तो बाकियों को भी ना मिले। तो इनके जो तरीका वादात करने की वजह वो यही वजह है कि मैं ऑड ना लगूं, मैं सबसे अजीबो गरीब ना लगूं। तो अगर एक मेल है जिससे लाइफ सेट नहीं हुई, जिसके लाइफ में बहुत झगड़े रहे हैं, तो वो आपसे इस तरह बातें कहेगा। वो कहेगा बीवी ने कोई बदतमीजी की है, तलाक दे दो, छोड़ दो, टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहने की नीड नहीं है, दूसरी मिल जाएगी। वो ऐसी फजूल बातें करेगा आपसे, जानते क्यों? ताकि अजीब ना दिखे। वाइस वर्सा उल्टा भी जी सर। करते हैं। कोई फीमेल है जिसने कोई ब्लंडर कर दिया है, वो बाकी को भी नहीं बख्शेगी, वो सबको हम्म, कन्विंस करेगी तुम यही काम करो। फिर स्टेटस भी अपलोड जी सर। करेगी कि देखो मैं कितना हैप्पी हूँ, मेरी जिंदगी में कोई जी फर्क सर। नहीं पड़ा। क्यों? ताकि उस जैसे 10, 15, 20, 25 और है, वो और ना लगे। ये लगी समझ में जी आ गई? सर, बिल्कुल सर। तो एक पांचवें ये एग्जाम्पल। ये लास्ट वाली एग्जांपल तो सर आपने बहुत अच्छी, मतलब बिल्कुल क्लियर हो गई है। मतलब लोग इस तरह करते हैं सोशल मीडिया पे ना, अपनी लाइफ को इस तरह फिर एडवर्टाइज करते हैं कि वो बहुत हैप्पी हैं, इस तरह चीजें खत्म करके या फिर ताल्लुकात खत्म करके। देखिए दिन में ये चीज आती है कि बेहयाई को कॉमन किया जाएगा। कॉमन होने की वजह ये देखिए, इसमें बहुत छोटा सा रूल समझिए, इंशाल्लाह आपको फ्यूचर में बहुत काम आएगा। आपका नाम क्या है जो माइक पे बैठे हुए हैं? सर हसन एहतशाम। माने आप अपने रूम में बैठ के वाइन पी रहे हैं, ठीक है, गुनाह का काम है। बिल्कुल सर। मैं पब्लिक में बैठ के वाइन पी रहा हूँ, दोनों काम वाइन पीना है, लेकिन मेरा गुनाह 100 टाइम ज्यादा है, क्योंकि मैं अपने गुनाह का इजहार कर रहा हूँ, मैं अवाम को बता रहा हूँ कि मैं ये गुनाहगार हूँ। आप जब रूम में बैठ के शराब पी रहे, किसी को पता नहीं इस बात को, वो आपका और अल्लाह का मामला है। लेकिन जब मैंने ऑर्डिनेंस में आके शराब पीना शुरू कर दी और कोई बंदा मुझे समझाता है, तो मैं उसे ये नहीं कह सकता मेरा और अल्लाह का मामला है। ये बात समझ रहे अल्लाह का मामला है। हैं? अब ये बिल्कुल ड्रामेबाजी सर। किया है। अब मैं आपको ड्रामेबाजी बताऊंगा, नॉर्मली देसी लिबरल ड्रामेबाजी क्या करते हैं। अभी टीवी में रिसेंटली प्रोग्राम का क्लिप किसी ने मुझे, उसमें ड्रामेबाजी क्या हुई। ये वकार रजा क्या ड्रामेबाजी करता है, बहुत से लोग क्या ड्रामेबाजी करते हैं कि भाई हमारा अल्लाह का मामला है। वो भाई हम्म, जब तक तुम अकेले में एक काम कर रहे हो, तुम्हारा वो अल्लाह का मामला है। जब पब्लिक में काम होगा तो दीन का हुक्म है, पब्लिक क्या करे, अपने हाथ से रोके। अगर हाथ से नहीं रोक सकती, मुंह से बोले। मुंह से नहीं बोल जी सकती, सर। दिल में बुरा समझे। मुंह से बोलने का मतलब है टाइप कर दे, कमेंट डाल दे। तो जब कोई एक आदमी आपको हाथ से नहीं रोक पाता, वो कमेंट में कोई बात लिख देता है, तो आप आगे से उसे क्या कहते हो कि भाई मेरा अल्लाह का मामला है। और भाई अगर मैं लिखूंगा नहीं, मैं मुंह से नहीं बोलूंगा, तो मैं गुनाहगार बनूंगा। ये बात समझ रहे हैं? मैं इसलिए नहीं लिख रहा कि आप सुधर जाए, मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि अल्लाह मुझसे पूछेगा तुमने बोला क्यों नहीं। एक बड़ा मशहूर किस्सा आपने सुना होगा, एक बस्ती पे अजाब आ रहा था, तो अल्लाह ने कहा सबको अजाब दो। तो हज़रत जिब्राइल ने पूछा एक शख्स को बहुत नेक है, उसको भी दूं? कहा उसको सबसे पहले दो। कहते क्यों? कहते किसी को कुछ बोलता ही नहीं है, इसके सामने जब कोई गलत काम करता है तो चुपचाप बैठा रहता है। तो आसान जबान में ना उसने जियो और जीनो दो वाली पॉलिसी पे इंप्लीमेंट किया हुआ है। जब लोग उससे कहते हैं भाई हमने अपनी कब्र में जाना है, तो चुपचाप सुन लेता है। अब जैसे मेरा भाई है, माने मेरा भाई कोई गुनाह करता है, मैं उससे सुनता हूँ भाई ये काम मत करो। कहता भाई मैंने अपनी कब्र में जाना है, तूने अपनी कब्र में जाना है। तो मैं कहूंगा भाई साहब, मैं अपनी कब्र के लिए ही आपको कह रहा हूँ। जब मैं अपनी कब्र में जाऊंगा तो मुझ पे अजाब दिया जाएगा कि तूने अपने भाई को मुंह से क्यों नहीं बोला। अगर तू मेरा बेटा होता मैं 2 थप्पड़ भी मारता तुझे, ठीक है। बेटा मेरे बिल्कुल कंट्रोल में है, भाई मुंह से बोला जाएगा। और अगर कोई लीडर होता और मुझे जान का खतरा होता तो मैं दिल में बोला। तो मुझे तुम्हारी कब्र का मसला नहीं है। मैं जो तुम्हें मना कर रहा हूँ वजह मेरी अपनी है, बात समझ रहे हैं? मैं अपनी आंखें ठीक कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें बोल दिया, तुम नहीं मान रहे, मर्जी तुम्हारी। अब पिछले दिनों एक बंदी है, इफ्फत रहीम पति नाम है उसका, अजीब सी बंदी है, ठीक है। उसके प्रोग्राम का मुझे किसी ने क्लिप भेजा कि कोई एक्ट्रेस बहुत स्टूपिड ड्रेस में आई हुई थी, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो उससे जी कहा, वो कहती है मुझे जब कोई बंदा कहता है ना कि आप पाकिस्तान में बैठ के स्कर्ट्स क्यों पहनते हो, अब ये क्यों करते हो, तो मैं उससे कहती हूँ भाई तुमने अपनी कब्र में जाना है, मैंने अपनी कब्र में जाना है। अपनी कब्र तो में। आसान जी जबान सर। में वो ये कहना चाहिए मुझे बोलो मत।
तो भाई मैं दीन के फरीजे से क्यों हटूं? अगर मैंने बोलना बंद कर दिया तो इसका असर मेरे ऊपर पड़ेगा। मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि तुम बाहर आ जाओ, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि फ्यूचर में मैं बोल सकूं कि भाई मैंने तो बोला था, सामने वाले ने इंप्लीमेंट नहीं किया। अब ये बोलो किस चीज को नॉर्मलाइज कर रहे हैं? हर बंदे को उसकी लाइफ जीने दो, कुछ मत बोलो। जो जो कह रहे हैं ना उसको जी जी करने दो। कहने दो। मैं उस कैटेगरी में थोड़ी ना जाऊंगा, बात समझ रहे हैं? बिल्कुल तो ये बिल्कुल इसमें सर। एक बहुत बड़ा मसला रहता है। हर बंदा आपसे यही कहेगा भाई मुझे कुछ मत बोलो, मुझे कुछ मत बोलो। तो भाई जब अच्छा मजे की बात एक हदीस में आता है कि जो जो बीमारियां बनी इसराइल में आई थी वो तमाम बीमारियां मुसलमानों में आएगी। और बनी इसराइल में पहली बीमारी ये आई थी कि उन्होंने लोगों को गलत काम से रोकना बंद कर दिया था। दूसरी मजे की बात, अगर आप में से कोई हाफिज बैठा हो तो उसको इस बात का पता होगा, सूरत मायदा के अंदर 2 आयतें इस बात की कि अमल बिल मारूफ नहनुल मुनकर, अच्छे बात का हुक्म दो, बुरे काम से रोको। और बने इसराइल के खिलाफ आयत आती है, ये लोग एक दूसरे को गलत काम से नहीं रोकते। अगर आप मछली वाला किस्सा पढ़े तो उसमें जो लोग मछली पकड़ने से, आपको पता है मछली पकड़ने वाले में 3 ग्रुप थे। एक वो जो मछली पकड़ रहे थे, दूसरा वो जो मछली नहीं पकड़ते थे तो बोलते भी कुछ नहीं थे, और तीसरा वो जो मछली नहीं पकड़ते थे बोलते थे ये काम मत करो। जब अजाब आया तो दूसरे ग्रुप पे भी आया, हत्ता कि वो तो मछली नहीं पकड़ रहे तो उन पे अजाब क्यों आया? उसकी वजह ये वो बोलते नहीं थे, वो दूसरों को मना नहीं करते थे कि भाई तुम बाहर आ जाओ। तो हमारे यहाँ सुबह शाम दिन में हमें क्या पट्टी पढ़ाई जाती है, ये बेटा बोलो हम्म, मत। अब आपका अगला सवाल होगा लोग बोलना क्यों बंद कर देते हैं? पर्सनल इंटरेस्ट, लोगों की रेपो खराब होती है। अब माने मैं जी फैमिली में जाता हूँ, मैं अपने मामू का फेवरेट हूँ, अपने चाचा का फेवरेट हूँ, मैं उनकी शादी में जाऊंगा, मैं उनसे कहूँ ये आपने क्या ड्रामा मचाया हुआ है, मैं उनकी बैड बुक्स में आऊंगा नहीं आऊंगा? जी सर तो बिल्कुल। लोग कहते हैं मैं क्यों अपनी रेपो खराब करूं? अगर मैं यूनिवर्सिटी में गया हूं तो मेरा एचओडी थोड़ा इस टाइप का है, मैं उसको कोई बात बोल दूं, माइंड करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल करेंगे सर। तो मैं ये बिल्कुल। सोचूंगा कि खामा खामे अपनी जॉब रिस्क में क्यों लूं? आपकी सोच है, लोग इतने डरपोक है, लोग बच्चों से डरते हैं। इमेजिन करें, मुझे कितने सारे स्टूडेंट्स ने ये बात बोली है कि सर आप हमारे फेवरेट हुआ करते थे, आप हमारे बेस्ट टीचर हुआ करते थे, आपने ये जो बात बोली ना तो ये हमें सही नहीं लगी। तो मैं बच्चे से कहता हूँ मेरे भाई, वैसे तो मुसलमान भाई भाई होते हैं, हम्म, तुम्हारी गुड बुक्स में आने के लिए मैं कानून थोड़ी ना बदल दूंगा, सही है? मैं अपने खानदान सही में क्या बात अपने घर में किसी का ख्याल न रखूं? अगर उनकी बैड बुक में आता रहूं क्या फर्क पड़ता है? तो लोग करते क्या, सीधी बात इसलिए नहीं करते कि हमें क्या जरूरत है किसी की बैड बुक में आने की? सामने वाला मुझे इतना पढ़ा लिखा समझता है, वो तो मुझे जी कंजर्वेटिव समझेगा, वो तो मुझे बैकवर्ड समझेगा, वो तो ये समझेगा। तो ये बहुत बड़ा रीजन जिसकी वजह से लोग नहीं बोलते, कहते जो हो रहा है जी चलने सर। दो, जाने दो। जी सर। लॉजिक समझ में आ गई ना बोलने की? बिल्कुल बिल्कुल। ये पांचों हेडिंग्स की बिल्कुल एग्जांपल्स सर। क्लियर हो गए? Clear। जी, ये क्वेश्चन पूछने वाला है कौन, नाम क्या है आपका? सर नूरुल हुदा। नूरुल हुदा साहब का क्वेश्चन ये है कि जब आप खुद नेक नहीं हो, आपने गलत काम किया तो आप दूसरों को बोल कैसे सकते हैं? आसान जबान में ये क्वेश्चन है ना। जैसे कुरान में आता है वो काम कहते नहीं क्यों सर, हो जो ऐसा खुद नहीं नहीं है। करते? जैसे कुरान में आता है ना वो काम कहते क्यों नहीं हो जो खुद नहीं करते? या तो आपके अंदर खुद वो गलती ना हो, तो आपने गलती कर दी तो आप दूसरों को मना क्यों कर रहे हो? जैसे आपने कहा आपने पेज लाइक कर लिया तो अब ये काम क्यों करो? यही क्वेश्चन है ना आपका? सर ऐसा नहीं है कि मतलब आप वो काम कर रहे हैं तो सही है, दूसरा कर रहा है तो आप क्यों कर नहीं, रहे हैं? आप भी करें तब भी गलत है, दूसरा करे तब भी गलत है, लेकिन सवाल ये जब मैं एक काम गलत कर रहा हूँ, मैं गलत को गलत बोल रहा हूँ। बीमारी को बीमारी मानना बहुत बड़ी बात है। एक आदमी इलाज तब कर सके जब वो बीमारी को बीमारी बोलेगा। आप सिगरेट पीने को गलत समझ ही नहीं रहे तब छोड़ेंगे कैसे? एक आदमी अगर गाने सुनता है, वो कहता है मैं गलत काम कर रहा हूँ, परफेक्ट है, कल को छोड़ भी देगा। मसला यहाँ पे ये एक आदमी गाने सुनने को बुरा मान ही नहीं रहा। एक आदमी मूवी देखता है, कहता है हाँ मैं बहुत गुनाहगार आदमी मूवी देख रहा हूँ, सही है, कल को छोड़ भी देगा। उसने एक्सेप्ट तो किया है कि मैं गलती कर रहा हूँ, लेकिन गलती ठीक तब होगी जब कोई आदमी उस गलती को गलती मानेगा। दूसरा आदमी तो इस गलती को गलती मान ही नहीं रहा। इसमें बहुत बड़ी कंफ्यूजन। ये लोग कहते हैं पहले खुद नेक बनो उसके बाद दूसरे से कहो, ये तो मरते दम तक टाइम ही नहीं आएगा। इस वक्त माइक पे कौन है? हेलो जी जी सर। हसन हसन। हसन सर साहब, लेकिन आपको फिर आपको पहले चीज इसका आंसर देता हूँ आपको क्वेश्चन का। आपको पता है नबी की जात के अलावा कोई ऐसी जात नहीं जो गलती ना करे, नबी की जात मासूम थी, आपकी जात कभी मासूम हो सकती है?
नहीं सर, तो बिल्कुल अगर मैं ये इंसान को क्राइटेरिया, पता। हाँ तो अगर मैं आपको ये क्राइटेरिया बना दूं कि पहले आप खुद गुनाह करना छोड़ें फिर आप किसी को बोलें, तो इसका मतलब है मरते दम तक तुम कुछ मत बोलो। तो ये जो लोग कहते हैं ना कि पहले खुद ये गुनाह छोड़ो उसके बाद बोलो, अगर मैंने ये क्राइटेरिया बना दिया है ना, फिर तो मरते दम तक दुनिया का कोई इंसान किसी को कुछ नहीं बोल पाएगा। तो ये कानून है भी नहीं। इसमें तो साहब फिर इस, ये आयत कहाँ उस से पे ले आ, आए उस, कि उस या पे आ रहा हूँ, उस अय्युहल्लज़ीना पे आमनू आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ, यतक़ूलूना मा ला तफ़अलून। जी उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। जो मैंने आपसे पहले कहा था कुरान की आयत में तो वो काम कहते क्यों जिसको खुद अमल नहीं करते, ठीक है। उसी पे आ रहा हूँ कि इसकी तफसीर क्या है और लोग किस तरह पेश कर रहे होते हैं। बहुत सारी आयतें जो हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे बड़ी गलत होती है, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं, ये भी आयत बड़ी गलत पेश की जाती है, आपको पता है ना। इसका बड़ा मिसकोट किया जाता है। इस तरह जी जो सर, काम बिल्कुल करते हो वो ये भी बड़ा मिसकोट किया जाता है। इसकी मैं आपको रियल तफसीर बता दूं, इसकी रियल तफसीर है क्या। समरी ये है, अगर आप इस वेट पे बैठ गए ना कि मैं परफेक्ट हो गया उसके बाद मैं किसी को बोलूंगा, तो वो टाइम कभी नहीं आएगा। ये हदीस में भी आता है। साहबा ने नबी से पूछा था तो नबी ने कहा तुम कोशिश करते रहो पर दूसरों को भी बोलते रहो, क्योंकि अगर आप इस वेट में बैठ गए ना कि मैं परफेक्ट हूँ उसके बाद मैं किसी को बोलूंगा, वो टाइम कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। मैं आपको प्रैक्टिस डेमो करवा के दिखाऊं। आपका नाम क्या है? नूरुल हुदा सर। नूरी हुदा। मिसाल के तौर पे मैं आप नमाज नहीं पढ़ते, 2 मिनट के लिए ज्यूम कर लेते, आप नमाज नहीं पढ़ते, आप मेरे पास आए, आपने कहा मुझे नमाज की आदत डालनी है, तो जानते मैं आपसे क्या कहूंगा। मैं कहूंगा जिस ऑफिस में आप हैं ना वहां पे आप सबको बोलो नमाज पढ़ो, जैसे ही नमाज का टाइम होना आपने उन सबसे कहना नमाज पढ़ो, खुद चाहे आप मत पढ़ें, लेकिन आपने बोलना है सबको। आप बोलने से बात मत आएगा। आपने कहा पक्का सिर्फ बोलना है, मैंने कहा जी। आप बोलना बंद नहीं कर सकते। डन हो गया यहाँ तक? जी सर, बिल्कुल। अब जैसे ही जोहर का टाइम हुआ आप क्या करेंगे? सर सबको बोलूंगा, हुक्म सबको दूंगा बोलूंगा नमाज पढ़ो। नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। दो चार लोगों ने शर्म खानी है, उठ के पढ़ भी लेनी है, आपने खुद नहीं पढ़ी, तो वो आके पूछेंगे तुमने खुद पढ़ी, तो आपने कहा नहीं। उसने कहा बड़ा बेशर्म आदमी भाई, हमें तो तू ऐसे लेक्चर दे रहा था। अच्छा फिर असर का टाइम हुआ, फिर आप क्या करेंगे? अगेन सर सबको बोलूंगा बोलेंगे। नमाज। तो जब अपने दोस्त को बोलेंगे कहेंगे जोहर में भी तुमने एक ड्रामा किया था, अब आपके दिल में एक आवाज आएगी यार बड़ी इंसल्ट होती है, ठीक है। वो आके इंसल्ट करेंगे तो आपके ऊपर एक प्रेशर आएगा। आप फिर नमाज पढ़ने नहीं गए, वो फिर वापस आए, उन्होंने फिर आपकी इंसल्ट की, और वो लोगों से कहते देखना मगरिब में क्या ड्रामा होगा। ये खुद पढ़ेगा नहीं पर हमें बोलेगा देखो अब चेक करो क्या ड्रामा होगा, अब मगरिब का टाइम हो गया, अब आप क्या करेंगे? अगेन सर सबको बोलूंगा आपको नमाज। पढ़नी पड़ जाएगी। जी आप फंस गए, समझ गए। अब क्योंकि मैंने बिल्कुल सर। कंडीशन ये डाली हुई थी कि आप बोलना बंद नहीं करेंगे। अब मसला ये है कि जब आप किसी को कोई काम बोलेंगे ना तो दुनिया की आंखें आप पे टिक जाएगी कि ये बंदा ये गलती करे और मैं पकड़ूं इसको। तो इंसान के ऊपर एक प्रेशर पड़ जाता है, उस प्रेशर में आपको उसको काम करना पड़ जाता है। इसलिए फिर उलमा हज़रात कहते हैं कि जो काम आपने स्टार्ट करना है ना वो लोगों को बोलना शुरू कर दें, क्योंकि जब आप लोगों को बोलना शुरू कर देंगे आपके ऊपर एक प्रेशर पड़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? और उस प्रेशर में आके आप काम नहीं कर पाएंगे। ये लॉजिक क्लियर हो गई? जैसे आप सुबह शाम दिन रात ये बात बोले कि एक्सपेंसिव मोबाइल मत खरीदें, तो आपको ऊपर एक प्रेशर पड़ जाएगा कि मैंने खुद एक्सपेंसिव मोबाइल लिया तो हर बंदा मुझे बोलेगा खुद क्यों लिया है। ये बात समझ रहे हैं? तो इसमें कंसेप्ट ये आता है, अगर आपने ये वेट किया ना कि मैं 5 वक्त का नमाजी पहले खुद मस्जिद में बनूं और 6 महीने तक मस्जिद में 5 वक्त की नमाज पढ़ूं उसके बाद किसी को बोलूं, ये टाइम कभी नहीं आने वाला। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब जी आता बिल्कुल दूसरी सर। बात के ऊपर। अब कंसेप्ट ये आपका बिलीव ये है कि अल्लाह एक है, आपका बिलीव ये पांचों नमाजें पढ़नी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। डन? जी आप सर। सामने वाले से भी ये कह रहे कोशिश करो कि पांचों नमाजें पढ़ें। डन हो गया? जी सर। ये अलग बात है, तो हो नहीं पा रहा, लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सर। वो जो दूसरी बात है वो डिफरेंट कंसेप्ट में है। दूसरे कंसेप्ट में ये है कि आपका बिलीव ये है कि 5 नमाज पढ़नी नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन आप बोलते हैं ये बात है कि 5 नमाज पढ़ो। सही एक है। होता है कि मेरा बिलीव है लेकिन मुझसे हो नहीं पा रहा, समझ रहे हैं। और दूसरा बिल्कुल होता सर। है कि मेरा बिलीव है पर मेरी कमजोरी की वजह से कर नहीं पा रहा। इन दोनों बातों में फर्क है। ये बात समझ में आ गई? सही सर, बिल्कुल। दूसरे पॉइंट पे आ जाता है। कोई ये आइए काफिरून आती है आपको? बिल्कुल सर आती है। मुसलमानों के लिए, काफिरों के लिए? काफिरों को मुखातिब किया है, जी। तब्बत यदा किसके लिए? अबू लहब के लिए। अबू लहब के लिए, तो बिल्कुल। मैं किसी मुसलमान पे फिट कर सकता हूँ? नहीं। तो ये जो आता है दीन में कोई जबरदस्ती नहीं आते किसी के बाद, ये आपको नहीं पता कि नॉन मुस्लिम्स के लिए कि आप किसी नॉन बिल्कुल सर। मुस्लिम को गन पॉइंट पे मुसलमान नहीं बना सकते। ये आयत मुसलमानों के लिए आई नहीं है। ये आयत आई थी कि किसी नॉन मुस्लिम को गन पॉइंट पे मुसलमान नहीं बना सकते, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। अच्छा मुझे बात बताएं, हजरत अबू बकर ने कहा था जो बंदा ज़कात नहीं देगा मैं जंग लड़ूंगा उसके खिलाफ,
तो हजरत अबू बकर जबरदस्ती ज़कात क्यों ले रहे हैं? उन्हें नहीं पता दिन में जबरदस्ती नहीं। हजरत तुम्हें शराब पीने पर सजा क्यों दे रहे हैं? हजरत अली क्यों सजा दे रहे हैं? उनको नहीं पता दिन में जबरदस्ती नहीं, क्योंकि वो मुसलमानों को दे रहे थे। ये आयत नॉन मुस्लिम्स के लिए आई हुई है। ये बात समझ में आ गई? तो ये लोग मिसकोट कर देते सोशल मीडिया के ऊपर। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को सुना रहा होता है, और भाई कल को तुम तब्बत यदा भी सुना दोगे तो तुम्हें यही नहीं पता कौन सा किसके लिए आई हुई है। ये लॉजिक क्लियर हो गई? सही सर, बिल्कुल। जी सर, बिल्कुल सर।